नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जयसी जी को। जयसी जी के संबंध में हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पीजीटी हिंदी EMRS के पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारी कवियों की सीरीज चली हुई है उसमें हमने आदिकाल के तीनों कवियों को कंप्लीट कर लिया अच्छे से, जैसे कि विद्यापति, अमीर खुसरो और चंद्रबरदाई जी के संबंध में हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। उसके बाद भक्ति काल के कवियों के अंतर्गत कबीरदास जी को हमने पढ़ लिया, दादू दयाल को पढ़ लिया, रैदास जी को, नानक को, इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे नेक्स्ट कवि जो कवियों की सीरीज़ में हमने EMRS के पाठ्यक्रम के अनुसार चलाई हुई है जयसी जी को। फिर हमारा रह जाएगा कुतुबुन भक्ति काल के अंतर्गत, फिर हम रीतिकाल के कवियों को शुरू कर देंगे। तो जयसी जी के संबंध में हम आज इन जो तथ्य को पढ़ेंगे वे केवल EMRS पीजीटी हिंदी के लिए ही नहीं और अन्य जो परीक्षाएं होती है टीजीटी पीजीटी संबंधी, जैसे कि बिहार में शिक्षक भर्ती होने जा रही है उनमें जो हिंदी साहित्य के इतिहास से या भक्ति काल से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें भी जयसी जी के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर DTET+B में भविष्य में होने वाली परीक्षा में भी जयसी से संबंध प्रश्न पूछ सकते हैं। EMRS में तो इंक्लूड किया ही हुआ है और अन्य यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर एनटीए नेट में भी जयसी जी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। तो सभी के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना आपको एक एक तथ्यों को, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बुकों से लेकर के तथ्यों को इकट्ठा करके एक साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो देख लेते हैं जयसी जी का जन्म का जो सन है। जयसी जी का जन्म कब हुआ? 1892 ईस्वी में, और जन्म स्थान जायस नगर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम शेख ममरेज, और प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। इनका जो ग्रंथ रहे हैं, रचनाएं रही है वे रही है। और भाषा की बात करें तो इनकी भाषा अवधी रही है, और शैली की बात करें तो प्रबंध शैली में इन्होंने रचनाएं की हैं। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा मिली इनको साधु संतों की संगति से। वेदांत, ज्योतिषी, दर्शन और रसायन तथा हठयोग का ज्ञान इन्हें प्राप्त है। उपलब्धि की बात करें तो इन्हें हिंदी सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक किसे माना गया है? जयसी जी को। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहुद्दीन के शिष्य थे, यानी कि शेख जो मोहुद्दी रहे हैं उनके ये शिष्य रहे हैं, यानी इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो फ़कीर शेख मोहुद्दी इसके गुरु का नाम रहा है। और जायस में ये रहते थे, और इसी कहा जाता है कि जायस नगर में रहने के कारण, जायस निवास स्थान होने के कारण ही इनका नाम जयसी पड़ा। और मृत्यु की बात करें तो 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगर साहित्य में इनका स्थान देखें तो सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि ये रहे हैं। इन्होंने अपने काव्य में प्रबंध शैली का प्रयोग किया है, ये आप लोगों ने देख ही लिया था। उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम एक कहानी की तरह किसी लेखक के जीवन परिचय को पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद रहता है, और इससे संबंधित अगर घुमा फिरा कर भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम आंसर तक पहुंच सके। इस तरह हम देखेंगे एक एक तथ्य को। मलिक मोहम्मद जयसी जी के जन्म के संबंध में अनेक मत है। ये तो अनेक मत है, इनकी जो रचनाओं में मत उभर कर सामने आया है उनके अनुसार जयसी का जन्म 1492 ईस्वी के लगभग रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान में हुआ, यानी रायबरेली जिले उत्तर प्रदेश में जो है उसका जो जायस नामक जो ग्राम का नाम रहा है जायस, उस स्थान जायस नामक स्थान पर हुआ। वे स्वयं कहते हैं कि जायस नगर मोर स्थानु,
जयसी जी ने ये जो बात है ये पंक्ति अपने आप लिखी है, अपने रचना में शामिल की है कि जायस नगर मोर स्थानु, कि मेरा नगर का नाम जायस नगर है। यह जायस नगर स्थान पर, जायस नगर मेरा स्थान है। तो इस तरह उन्होंने स्वयं ये बात कही है, जायस नगर मोर स्थानु, मेरा स्थान जायस नगर रहा है। तो जायस के निवासी होने के कारण ही से जयसी नाम पड़ा, यानी कि जयसी नाम से इनका संबोधन किया जाने लगा, जायस नगर के निवासी होने के कारण से। परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किस कवि का नाम उसके जन्म स्थान के आधार पर पड़ा, यानी कि जहाँ पर वह रहता था उस आधार पर उसका नाम ही पड़ गया। तो जायस नगर के में रहने के कारण ही जयसी नाम इनका पड़ गया था। मलिक जयसी को वंश परंपरा की प्राप्ति उपलब्धि थी, यानी कि जो मलिक नाम है, मलिक इनका पूरा नाम अगर हम कहें तो मलिक मोहम्मद जयसी है। मलिक है इनका जो वंश परंपरा से प्राप्त जो रही है, वे वंश परंपरा में ही जुड़ा हुआ था मलिक शब्द, और इसका नाम केवल मोहम्मद था। वैसे केवल अगर इसका मूल नाम पूछ लिया जाए तो, वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो मूल नाम इनका मोहम्मद था केवल, लेकिन मलिक उनकी वंश परंपरा के कारण जुड़ गया, और इसके बाद जो जयसी जो नाम है वो उसके स्थान के कारण जुड़ गया, इसलिए उसका पूरा नाम हो गया मलिक मोहम्मद जयसी। इसके बाद बाल्यावस्था में जयसी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा का कोई उचित प्रबंध न हो सका। बाल्यावस्था में ही उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, इसलिए उसे शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो पाई। 7 वर्ष की आयु में ही रोग चेचक से इनका एक कान और एक आँख नष्ट हो गई। भाई कितनी दुर्भाग्य की बात है, केवल वे 7 वर्ष की आयु के ही थे, इसी आयु में ही उन्हें चेचक नामक बीमारी ने घेर लिया और उसका एक कान और एक आँख उस बीमारी के कारण नष्ट हो गई। ये काले और कुरूप तो थे ही, साथ ही एक नाक और एक कान नष्ट हो जाने के कारण है और अधिक कुरूप लगने लगे। तो वे काले और कुरूप थे ही। एक बार बादशाह शेरशाह इन्हें देखकर हंसने लगे। जो बादशाह थे वहाँ के, शेरशाह बादशाह, उन्हें देखकर हंसने लगे। तब जयसी ने कहा, मोही का हंसी से की कोरा है को रही, यानी कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो। तो ये बात बादशाह को बहुत ही बुरी लगी, बादशाह लज्जित हो गई इससे। तो पर देख लेते हैं नेक्स्ट तथ्य को। इस बात पर बादशाह बहुत लज्जित हुए कि जब जयसी जी ने ये बात कही कि उनको मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर, तो इस बात पर बादशाह लज्जित हुए। जयसी एक गृहस्थ के रूप में भी रहे, यानी कि उन्होंने अपना जीवन एक गृहस्थ के रूप में भी बिताया। उनका विवाह भी हुआ था और उनसे उनके पुत्र भी हुए थे, यानी कि उनके पुत्र भी हुए और पुत्रों की असामयिक मृत्यु हो गई, यानी कि पुत्रों की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। किस प्रकार उन्होंने अपना कठिन जीवन बिताया, कितने दुख उनके जीवन में आए, तो ये एक दुर्भाग्य की ही बात है। इनके 4 घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मित्र भी पूछ लिए जाते हैं, इनमें से कौन सा मित्र जयसी जी का नहीं है या इनमें से जयसी जी के मित्र का नाम है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या नाम रहा उनके मित्रों का। यजुफ मलिक, क्योंकि अगर PGT EMRS के पाठ्यक्रम में अगर नाम दे करके ये स्पेशल किया हुआ है कवियों को कि इन कवियों के जीवन परिचय से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो डेप्थ प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर आपके BPSC के जो पाठ्यक्रम में NCERT में अगर कहीं पर भी जयसी जी से संबंधित अगर कोई रचना या कोई पाठ है, तो उस जयसी जी के जीवन परिचय से डेप्थ प्रश्न पूछ सकते हैं। इसीलिए एक एक तथ्य को इस तरह करना है कि कुछ भी छूट ना पाए और हर एक चीज़ अगर एक बार भी हम पढ़ लेते हैं तो
परीक्षा में जब हमारे सामने आंसर आते हैं तो हमें एक बार पढ़ने से ये पता चल जाता है हाँ ये बात हमें इससे संबंधित पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई। क्योंकि आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा बदल चुका है, पर 3 कथन दे देते हैं या 4 ऑप्शनों में से 3 सत्य होते हैं और 1 असत्य होता है। तो ये पूछ लिया जाता है इनमें से जयश्री जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। उनके 4 मित्रों के नाम दे देंगे, 1 मित्र का नाम कोई और लिख देंगे। तो इस तरह हमें एक एक तथ्य को बिल्कुल ध्यान से बारीकी से समझते हुए पढ़ना है। भाई आप ये मत सोचो कि केवल एक ही जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो केवल एक ही परीक्षा के लिए होगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है वह DSSB, EMRS और साथ ही BPSC और UP TGT PGT इन सभी का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी साहित्य का जो इतिहास इंक्लूड है, तो वो सभी का सेम पाठ्यक्रम है। तो सेम पाठ्यक्रम होने के कारण हम जो भी संपूर्ण हिंदी से संबंधित जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उनको इस तरह कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि सभी परीक्षाओं के लिए वे लाभदायक हो। क्योंकि किसी भी परीक्षा में अगर उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो प्रश्नों तथ्यों का लेवल हम कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं कि पिछली परीक्षाओं के आधार पर जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने अधिक महत्व देते हुए हम अपने नोट्स को तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि ये हमारे पाठ्यक्रम में है या नहीं है। जो हम संपूर्ण हिंदी से संबंधित टॉपिक करेंगे वे सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगी। तो देख लेते हैं आगे इनके जो मित्र हैं, इनके 4 मित्र हैं और मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करके संपूर्ण हिंदी के सभी टॉपिकों को कंप्लीट करके अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरों को करें। क्योंकि एक क्लास में प्रश्न उत्तरों से संबंधित भी लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको की अच्छे से तैयारी हो पाए। मैं सोच रही हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट भी हम करते हुए चले संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित और सभी परीक्षाओं के लिए वह लाभदायक होगा, चाहे TGT PGT DSSB हो या फिर EMRS हो या फिर BPSC हो या फिर UP TGT PGT हो या फिर NTA NET की जो अभी दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, NTA NET के लेवल के प्रश्नों को भी हम उस सीरीज़ में शुरू करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट को हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही हम जिस तरह हमारा कंटेंट चला हुआ है एक टॉपिक को कंप्लीट करके साथ साथ उसके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए चलेंगे। तो कोशिश मैं अधिक से अधिक कोशिश करूँ कि आपके सामने 2 क्लास लेकर के मैं आ पाऊँ। तो अभी थोड़ा सा त्योहारों का समय है, दीपावली है, सभी बिजी है मुझे पता है साफ़ सफाई में, लेकिन दिवाली के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने लाने की। और हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि एक बार मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये सभी तथ्य पढ़ भी लिए होंगे कहीं ना कहीं। एक बार आप लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन जब तक आपकी बार रिवाइज नहीं होगी तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप तथ्यों के बार रिवाइज करो। मैं आपके सामने जो तथ्य लेकर आ रही हूँ उनको बार रिवाइज करोगे तो आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे, तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, आप सफल होगे एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसके 4 जो घनिष्ठ मित्र हैं, कौन है इनके 4 घनिष्ठ मित्र जयश्री जी के? यजुफ मलिक, सलार कादिम, सलोने मियाँ और बड़े शेख। ये जो मित्र ये रहे हैं, ये इनके 4 मित्र रहे हैं जयश्री जी के। बाद में जयश्री अमेठी में रहने लगे। इसके बाद में जयश्री जी कहाँ रहने लगे? अमेठी में। वहीं 1942 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि जयश्री के आशीर्वाद से अमेठी नरेश के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। तब से ही उनका जो अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान रहा। प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अमेठी से कुछ दूर मंगरा नाम के वन में साधना किया करते थे।
वहीं किसी के द्वारा शेर की आवाज़ के धोखे से इन्हें गोली मार देने से इनका देहांत हो गया। भाई शेर की आवाज़ कहीं से आई, उसी के धोखे से ही इनको गोली लग गई अमेठी के जंगलों में। यानी एक मंगरा नामक वन रहा है, उसमें वे साधना करते थे और उसी धोखे से वे शेर की आवाज़ के धोखे से उन्हें गोली मार देने के कारण ही उनका देहांत हो गया। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वन का क्या नाम है कि जहाँ पर वे साधना करते थे, अमेठी के वन का। तो किसी पर भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो एक एक तथ्यों को ध्यान रखना आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे। अगर जयसी जी की संबंध में हम उनकी कीर्तियाँ देखें, उनके ग्रंथ देखें, तो प्रमुख ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा और कहानावत। ये आप लोगों ने पढ़े रखे होंगे, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कहानावत किसका ग्रंथ है? तो जयसी जी का है। पद्मावत किसका है? अखरावट। या फिर ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा ग्रंथ जयसी जी का नहीं है। तो आप लोगों को इन ग्रंथों को याद रखना है। उनकी जो ख्याति का आधार रहा है वो पद्मावत रहा है। पद्मावत जो ग्रंथ रहा है उनकी ख्याति का आधार रहा है, यानी कि यश का आधार रहा है। इनमें पद्मिनी की जो प्रेम कथा का रोचक वर्णन किया गया है। रतन सेन की जो पहली पत्नी है नागमती के वियोग शैली का भी अनूठा उन्होंने वर्णन किया है। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ ही लिया होगा पद्मावत को अच्छे से। पद्मावत पर एक फिल्म भी बनी थी, आप लोगों ने देखी होगी, तो काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको इससे। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है पद्मावत ग्रंथ को, तो इसकी स्टोरी को आप डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि इससे संबंधित भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे पूछने जाने की संभावना है। नागमती खंड भी पद्मावत का ही एक खंड है, जयसी जी द्वारा ही रचित है। तो उसमें भी योग शैली का अनूठा वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे चल के हम भक्ति काल में पद्मावत को और डिटेल से भी पढ़ लेंगे। इनकी भाषा जो रही है वो अवधी है। इनकी रचना आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव इन पर पड़ा है। और भाषा की बात करें तो अवधी भाषा आप लोगों ने पढ़ी ली है। जो इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। जो आखिरी कलाम जो एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक मानी जाती है, वो फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट तथ्य को देखें तो यह सन 1936 हिजरी में, यानी कि 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। और इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा भी की गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम जो इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है उसमें किसका वर्णन है? कयामत का। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कयामत का वर्णन जयसी जी की किस रचना में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। और इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गई है। जयसी के अक्षय कीर्ति का आधार जो रहा है वो पद्मावत रहा है, हमने पढ़ लिया। इसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जयसी का हृदय कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ है। जयसी जी को प्रेम की पीर का कवि भी कहा गया है। वैसे प्रेम की पीर का कवि जो रीतिकाल में घनानंद है उसको कहा जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जयसी जी को भी प्रेम की पीर का कवि कहा गया है। तो लोक पक्ष और आध्यात्मक पक्ष में दोनों और उसकी गूढ़ता और गंभीरता और सरसता विलक्षणता दिखाई देती है।
ये थे वही तथ्य जैसी से संबंधित। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और परीक्षा में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे आज लगता है कि आप लोगों को काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि हमारे ऊपर पड़ोस में काम चला हुआ है, तो खटखट की आवाज़ आ रही है, मिस्त्री लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो इसी तरह अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। एक एक टॉपिक को संपूर्ण हिंदी से संबंधित बिल्कुल डिटेल से करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कोई भी परीक्षा भविष्य में दो तो ये यहाँ से जो हमारी क्लास चल रही है आपको लाभ मिले, अधिक से अधिक लाभ मिले, मेरी कोशिश रहेगी। और आगे चल के हम अधिक से अधिक प्रश्नों को भी करने की कोशिश करते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।